अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम सीपीसी पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 26 किया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और फिर ऑर्डर 4 वो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड है, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 32 तक करेंगे। अब तक जो हमें मालूम हुआ है कि जब हमने कोई भी सूट फाइल करना तो उसके लिए हमें एक प्लेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट में, जिसका प्रोसीजर ऑर्डर 4 में बताया गया है। अब जब एक दफ़ा सूट हमने इंस्टीट्यूट कर लिया तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसको कैसे पता लगेगा कि उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर दिया गया। तो यहाँ पे फिर कोर्ट उसको, उस डिफेंडेंट को, एक है या उससे ज़्यादा है, उनको भेजती है समन्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन 27 to 32 ये समन्स से ही रिलेटेड है, बट इसमें जो प्रोसीजर है इनसे रिलेटेड वो ऑर्डर 5 में बताया गया, जो हम आज की वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इनके जनरल प्रिंसिपल्स देखते हैं कि समन्स और ये डिस्कवरी ये क्या होते हैं। सेक्शन 26 समन्स टू डिफेंडेंट वेयर अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। यहाँ पे वर्ड है ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी रिक्वायरमेंट थी किसी प्लेंट को तैयार करने की, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, जो कि ऑर्डर 7 में, ऑर्डर 6 में रूल्स बताए गए हैं, उनको फॉलो किया गया है प्रॉपरली, और उसके बाद एक प्लेंट फाइल किया गया है। वेयर अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम। तो यहाँ पे कोर्ट जो डिफेंडेंट है उसको कह सकते हैं, उसको मे का वर्ड है, डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ की गई है कि कोर्ट समन इशू कर सकती है कि आप कोर्ट में तशरीफ़ लाओ और ये जो क्लेम किया गया इसका आप आंसर करो। एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड। अब ये मैनर प्रेस्क्राइब्ड का मतलब वही आ गया कि ऑर्डर 5 में ये सारी डिटेल्स मिलेंगी कि समन्स में होता क्या क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और वो कैसे सर्व करवाया जाता है, ये सारी बातें ऑर्डर में आएंगी। बट यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल हमें बता दिया गया कि जब भी कोई सूट फाइल करना है तो कोर्ट फिर समन इशू करती है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है विच इज़ इशूड बाय द कोर्ट फॉर द इंटीमेशन दैट देयर इज़ अ सूट हैज़ बिन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट यू। तो आप कोर्ट में आओ और जवाब दो। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 28। अब यहाँ पे कह रहे हैं सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन एन अदर प्रोविंस। अब इसमें जो बताया गया कि अगर तो जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया वो किसी दूसरे सूबे में रहता हो तो फिर क्या करेंगे। इसमें सबसेक्शन 1 a summon may be sent for service in an other province to such court and in such manner as may be prescribed by rules in force in that province। सिंपल बात है कि फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे एक सूट फाइल किया एक पर्सन के अगेंस्ट जो पेशावर में रहता है, तो यहाँ पे सब रूल 1 के अकॉर्डिंगली यहाँ की कोर्ट पेशावर की कोर्ट में, दूसरे सूबे की कोर्ट में जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन, वो डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, उस कोर्ट को भेजेगी और वो कोर्ट फिर आगे सारे प्रोसेस कराएगी, उस पर सर्विस वगैरह उसकी करवाएगी। अ समन मे बी सेंट फॉर सर्विस इन एन अदर प्रोविंस टू सच कोर्ट एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी ये बात रूल्स में आएगी कि सारा प्रोसीजर कैसे होगा, बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट प्रोविंस। उस सूबे में जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ की कोर्ट उसकी सर्विस करवाएगी। सबसेक्शन 2 द कोर्ट टू विच सच समन्स इज सेंट शेल अपॉन रिसीट देयर ऑफ प्रोसीड एज इफ़ इट हैज़ बिन इशूड बाई सच कोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब समन भेजे गए यहाँ की कोर्ट से किसी दूसरे सूबे की कोर्ट में कि आप इनकी सर्विस करवा दें, तो ऐसे ही समझा जाएगा कि ये कोर्ट, ये जो समन्स है ये उसी कोर्ट की तरफ से इशू किए गए हैं जिसको भेजे गए हैं। एंड शैल देन रिटर्न द समन्स टू द कोर्ट ऑफ इशू टुगेदर विद द रिकॉर्ड इफ़ एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स विद रिगार्ड देयर टू। और वहाँ पे जब सर्विस उसकी हो जाएगी वो समन भेज दिए जाएंगे, उनकी सर्विस तामील वगैरह करवा ली जाएगी, तो वो समन वापस फिर भेज दिए जाएंगे उसी कोर्ट को जिसकी तरफ से ये इशू किए गए थे, और उसके साथ जो कोई भी रेलेवेंट रिकॉर्ड वगैरह होगा ये सर्विस की प्रोसीडिंग्स का वो भी समन्स के साथ वापस भेजा जाएगा कि हमने इनकी तामील, इनकी सर्विस वगैरह करवा दी है। सो सेक्शन 28 बड़ा सिंपल है,
एक सूबे से अगर किसी दूसरे सूबे में डिफेंडेंट रहता हो तो यहाँ से जिस सूबे में सूट फाइल किया गया वहाँ की अदालत दूसरे सूबे की अदालत में जहाँ पे वो डिफेंडेंट रहता है उस कोर्ट को ये समन भेज देगी। फिर वो कोर्ट उनकी सर्विस करवाएगी और सर्विस करवाने के बाद वो समन्स रेलिवेंट रिकॉर्ड के साथ वापस उसी कोर्ट को भेज देगी जिसने इशू किया था। सेक्शन 29 सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। अब ये फॉरेन समन्स क्या होते हैं? समन्स एंड अदर प्रोसेसेस, समन्स और कोई भी किसी किस्म के दूसरे प्रोसेसेस हैं इशूड बाय एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। कोई एक ऐसी कोर्ट है जो कि पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड है, उसने कोई समन्स या कोई भी दूसरे प्रोसेसेस जो हैं उनकी सर्विस करवानी है तो क्या होगा? अगेन समन्स एंड अदर प्रोसेसेस issued by any civil or revenue court situated outside Pakistan may be sent to the court in Pakistan। तो वो बाहर वाली जो कोर्ट है वो पाकिस्तान में भेजेगी, जो कोर्ट्स हैं उसमें भेजेगी। and served as if they were summons issued by such court। और यहाँ की कोर्ट फिर उसको ऐसे एग्जीक्यूट करवाएगी, उन पे उनकी सर्विस करवाएगी जैसे इन्हीं ने इसी कोर्ट ने उसको इशू किया है। अब ये यहाँ पे इसकी जो प्रोवाइज़ो है इसमें ये बाहर वाली कोर्ट को फर्दर एक्सप्लेन किया गया, लेकिन अभी तक ये हमें बात सेक्शन 29 में बताई गई है कि अगर कोई ऐसी कोर्ट जो कि पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड है और वो कोई प्रोसेसेस कोई समन्स वगैरह वो करवाना चाहती है उनकी सर्विस वगैरह, तो वो पाकिस्तान में जो कोर्ट है ऑब्वियसली जहाँ पे वो रिज़ाइड कर रहा होगा पर्सन जिस पे उनकी सर्विस करवानी है वहाँ की कोर्ट को भेज दिया जाएगा और यहाँ वाली कोर्ट फिर उनको उनकी सर्विस करवाएगी। अब प्रोवाइज़ो में क्या आ गया है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट्स इशूइंग सच समन्स और प्रोसेसेस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस इन विच सच समन्स और प्रोसेसेस आर टू बी सर्व्ड हैज़ by notification in the official gazette declared the provisions of this section to apply such courts। देखें कोर्ट्स, अब ये फ़ॉरेन कोर्ट्स की बात नहीं हो रही। फ़ॉरेन कोर्ट्स वो कोर्ट्स होती हैं जो कि पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली किसी दूसरे मुल्क की कोर्ट्स हैं जिन पे पाकिस्तान के लॉज अप्लाई नहीं होते, वो उनके अपने लॉज होते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे इंग्लैंड की कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, इंडिया की, बांग्लादेश की, ये कोर्ट्स फॉरेन कोर्ट्स कहलाती हैं। अब इस सेक्शन 29 में जो बात की गई थी कि ऐसी कोर्ट्स जो कि पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड हों, लेकिन उन कोर्ट्स के लिए ज़रूरी है कि वो इस्टेब्लिश की गई हों पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट के अंडर या किसी पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर उन कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया हो। फॉर इंस्टेंस यूके में की एम्बेसी में अगर कोई कोर्ट बनाई गई है तो वो पाकिस्तान से तो बाहर ही है, लेकिन अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर इस्टेब्लिश की गई है, वहाँ पे जज साहब बैठ रहे हैं, पाकिस्तानी जज बैठ रहे हैं, तो वो फॉरेन कोर्ट नहीं होगी। ये ऐसी कोर्ट की बात कर रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया गया और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन वो उन कोर्ट्स ने अगर कोई समन भेजना हो या कुछ प्रोसेसेस वगैरह करवाने हो तो उनसे रिलेटेड ये बात थी सेक्शन 29 में। नेक्स्ट इज सेक्शन 30 पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। अब ये डिस्कवरी, इंटेरोगेटरीज, उस किस्म की पावर्स कोर्ट को दी जा रही हैं इस सेक्शन 30 में, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी अगर कोई लिमिटेशंस या कोई कंडीशंस वगैरह लगाई जा रही हैं रूल्स में तो उनको कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज द कोर्ट में एट एनी टाइम, कोर्ट किसी भी टाइम पे ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन, खुद ही अपने आप ही, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, या किसी पार्टी ने अगर कोई एप्लीकेशन दी है तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, वो ये बता रहे हैं। नंबर 1 ए, मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी और रीज़नेबल इन ऑल मैटर्स। कोई किसी भी किस्म के ऐसे ऑर्डर पास कर सकती है जो उसको लगता है कि नेसेसरी हैं, रीज़नेबल हैं। इंटेरोगेटरीज़ के लिए, डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन के लिए, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन सारे मैटर्स के रिलेटेड और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस, या किसी किस्म के दूसरे मटेरियल से रिलेटेड कोर्ट किसी भी किस्म के ऑर्डर्स वगैरह कर सकती है। देखें ये कोर्ट के पास पावर दी गई है कि किसी भी टाइम पे कोर्ट ये काम कर सकती है कि इंटेरोगेटरीज, डिस्कवरी वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट्स ले आओ, विटनेसेस को बुला सकती है। सो ये इन कामों की पावर दी गई है सेक्शन 30 में। अब इसके साथ दूसरी जो पावर दी गई है, इशू समन्स टू पर्सन
whose attendance is required either to give evidence or to produce documents और such other objects as aforesaid। दूसरी बात कह रही हैं कि कोर्ट के पास ये भी पावर होगी कि किसी भी पर्सन को समन इशू कर सकती है कि आप अपनी अटेंडेंस को श्योर करो, आप कोर्ट में आओ, एविडेंस के लिए बुला सकती है, उनको समन कर सकती है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कर सकती है, या ये जो सब सेक्शन, ये जो क्लॉज ए में हमने सारे मैटर्स पढ़े, इनसे रिलेटेड किसी काम के लिए कोर्ट समन इशू कर सकती है किसी भी पर्सन को, तो ये पावर है। एंड द थर्ड वन, ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए एफिडेविट के थ्रू ये भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। सो ये सेक्शन 30 में डिस्कवरी, इंटेरोगेटरीज, इस किस्म की पावर दी गई हैं और इसमें कोर्ट किसी भी पर्सन को, अब यहाँ पे क्लॉज बी के अकॉर्डिंगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी पर्सन को कोर्ट समन दे सकती है कि भाई आओ कोर्ट में, या तो एविडेंस दो या कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पोजेशन में है तो वो आके प्रोड्यूस करो, या किसी भी और काम से जो इंटेरोगेटरीज, ये डिस्कवरी से रिलेटेड हो, इस किस्म के काम के लिए कोर्ट के पास ये सेक्शन 30 में पावर दी गई है। अब इसके सेक्शन 30 के साथ हम सेक्शन 32 करेंगे क्योंकि ये इससे बिल्कुल कनेक्टेड है। पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट, यानी अगर कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट कर देता है, कोर्ट उसको बुला रही है, समन दे रही है कि भाई आओ, तो फिर क्या होगा सेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कोर्ट कंपेल कर सकती है किसी भी पर्सन को कि वो अटेंड करे कोर्ट को, to whom a summon has been issued under section 30, जिसको अंडर सेक्शन 30 कोर्ट ने समन इशू किया है, और अगर वो नहीं आता तो फिर क्या होगा, कोर्ट उसको कंपेल कर सकती है। तो कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू होम अ समन हैज़ बिन इशूड अंडर सेक्शन 30, सेक्शन 30 के अंदर इशू किया ये सारे काम करने के लिए, तो फिर एंड फॉर दैट पर्पज़, और अगर वो पर्सन नहीं आ रहा तो कोर्ट नंबर 1 इशू है वारंट फॉर हिज अरेस्ट, उसको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट वारंट भी इशू कर सकती है। अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है। इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़, 2000 रुपये तक का उसको फ़ाइन भी कर सकती है। ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, अपनी उसको ये भी कह सकती है कि श्योरिटी दो भाई आप कोर्ट में अपीयर हो गए। एंड इन डिफ़ॉल्ट कमिट हिम टू प्रिजन, और अगर वो श्योरिटी दे के फिर भी नहीं आता तो कोर्ट उसको प्रिजन में भेज सकती है। तो ये पेनल्टीज़ बता दी गई हैं कि सेक्शन 30 में अगर किसी को समन इशू कर दिया गया और वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा तो कोर्ट के पास क्या रेमेडीज़ होंगी। नंबर 1, वारंट ऑफ अरेस्ट, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है, 2000 तक का फ़ाइन हो जाता है, फिर उससे श्योरिटी भी मांगी जा सकती है कि वो आएगा, और अगर फिर भी नहीं आता तो उसको प्रिजन में भी भेजा जा सकता है। अब लास्ट वन रह गया सेक्शन 31, समन टू विटनेसेस। अब ये विटनेसेस को समन करने से रिलेटेड है। पहले जो हम पढ़ रहे हैं नंबर 1 तो वो मेन था ना कि अगर तो सूट फाइल किया तो उसके बाद समन करके डिफेंडेंट को बुलाना है। फिर ये सेक्शन 30 में था कि एविडेंस बुलाने के लिए या इस किस्म के काम करने के लिए भी कोर्ट समन कर सकती है। अब ये स्पेसिफिकली सेक्शन 31 रखा गया है विटनेसेस से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 16 है जिसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पे जनरल रूल क्या, जनरल प्रिंसिपल हमें क्या बता रहे हैं, The provisions in section 27, 28 and 29 shall apply to summons to give evidence or to produce documents or other material objects। देखें यहाँ पे ये जो सेक्शन 27, 28, 29 हमने पढ़े थे ना, सेक्शन 31 में भी ये कह दिया कि अगर किसी विटनेस को बुलाना है कि वो कोर्ट में आके एविडेंस दे, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे या कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उसको कोर्ट में समन किया गया है, तो उस पे जो अप्लाई होंगे वो सेक्शन 27, 28 और 29 ये ही अप्लाई होंगे। अब इसके साथ ये हम पढ़ेंगे ऑर्डर 5 को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो ये सारा प्रोसीजर बता रहा है कि समन्स कैसे होते हैं, फिर उनमें क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है और उनकी सर्विस कैसे करवाई जाती है। अब यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है अगर हम गौर करें तो 32 के बाद 33 जो है वो डायरेक्ट जजमेंट पे आ जाता है, जजमेंट एंड डिक्री पे। देखिए सूट फाइल किया जाता है, उसके बाद समन्स इशू होते हैं, फिर उस पर इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, उसके बाद फिर एविडेंस होती है, फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद जजमेंट और डिक्री आती है। लेकिन हमें सीपीसी में अब यहाँ पे
समन्स के बाद डायरेक्ट जो सेक्शन मिल रहा है वो जजमेंट एंड डिक्री का मिल रहा है। इसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स है इसके दरमियान समन्स से ले के जजमेंट एंड डिक्री के दरमियान के जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, ये जो मैंने पढ़ा है, इशूज सेटल होने हैं, फिर उसके बाद एविडेंस आनी है, आर्गूमेंट्स होने हैं, ये जितने भी, इनको नहीं एक्सप्लेन किया गया, इनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि वहाँ पे क्या क्या होगा। सो इन सब के लिए ऑर्डर्स वो हमें बताते हैं। देखिए मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था, अब ये सेक्शन 32 तक हमने पढ़ लिया जब हमने सीपीसी को पढ़ना है। कल मैंने आई थिंक गलती से कह दिया था कि सेक्शन 26 के बाद हमें ऑर्डर 1 टू ऑर्डर 20 करना चाहिए। हमें सेक्शन 32 तक जाने के बाद हमें फिर सारे ऑर्डर्स पढ़ने चाहिए 1 to 20, क्योंकि जो 20 के बाद फिर एग्जीक्यूशन आती है, वो बाद वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है जजमेंट डिक्री के बाद वाला। हमने यहाँ तक सेक्शन 32 के बाद वाले प्रोसीजर्स हमें नहीं पता। सो हमें सारे ऑर्डर्स पढ़ने गएंगे जिसमें प्लेंट भी आएगा, रिटर्न स्टेटमेंट भी आएगा, प्लीडिंग्स भी आएंगी, समन्स भी आएंगे, डिस्कवरीज वगैरह भी आएंगी, इंटेरोगेटरीज भी आएंगी, फिर उसके बाद इश्यूज से रिलेटेड ये सारे ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 तक बताए गए हैं। सो ये सारे फिर ऑर्डर्स हमें उस तरतीब में बढ़ने चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे ऑर्डर 5। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।